जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 8 मार्च 2025 की न्यूज़ को सिम्प्लीफाई करेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़। ओके, सबसे पहली न्यूज़ है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। देखो नाम से ही हमें क्या पता चलता है कि कोई न्यूक्लियर की बात कर रहा है और उसमें नॉन प्रोलिफरेशन मतलब कि न्यूक्लियर को बढ़ाना नहीं है। पर किसको नहीं बढ़ाना है? क्या न्यूक्लियर एनर्जी या फिर वेपन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? कि न्यूक्लियर वेपन को बढ़ाना नहीं है। तो अभी मुझे लगता है कि भाई हाँ, कि ये बात कर रहे हैं तो उसका मतलब पहले से कुछ तो हुआ करता था, राइट? तो जी बिल्कुल। देखो हमें पता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उसका एंड कैसे हुआ? तो यूएसए ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर और बहुत ही डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ा उसका। तो सबको लगा कि भाई आगे से ऐसा अटैक दूसरी बार नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेट के ऊपर। और ये कब नहीं होगा? कि जब कोई स्टेट न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ठीक है? न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ओके, तो ये नहीं बनाए उसके लिए कोई मैकेनिज्म तो लाना चाहिए ना कि यार कोई मत बनाना, और जिन्होंने बना लिया है वो धीरे-धीरे कम करते जाना। तो बस यही चीज़ करने के लिए हम ये ट्रीटी लेके आ गए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि भाई न्यूक्लियर को हटा दीजिए, उसको मत बढ़ाइए। ओके, तो सबने भाई साइन किया, मजे से साइन किया। पर खुद दिमाग लगाइए कि इससे क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान या फिर उससे पहले जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, उसके पास तो न्यूक्लियर वेपन पड़ा हुआ है, राइट? उसको तो क्या करना है कि उसके पास जैसे 10 थे तो 10 में से बोले 8 कर दो, 5 कर दो, कम करो। पर जिन्होंने बनाया ही नहीं है, उसका क्या? उसको तो डर लगा रहेगा ना कि साला कब ये सामने वाला देश हमके ऊपर हमारा हमला कर दे और हम क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कौन से ऐसे स्टेट्स है जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स थे? तो भाई ये स्टेट्स है यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, यूके और फ्रांस। ये सारे के सारे स्टेट्स जो है वो P5 कंट्रीज है। P5 मतलब यूएनएससी जो है हमारा, यूएनएससी में परमानेंट मेंबर है, ठीक है? परमानेंट 5। ओके, तो क्या इंडिया साइन करेगा इसको? डेफिनेटली नहीं करेगा। बोलेगा कि यार आप तो लेके बैठे हो और आप हमें बोल रहे हो कि आप लोग कोई बढ़ाना नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर ऐसा कोई फिर से अटैक ना देखने को मिले। तो हम तो साइन नहीं किए भाई, क्योंकि इफ यू हैव इट देन व्हाई शुडंट वी? इसलिए इंडिया ने बोला कि भाई हम साइन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है न्यूक्लियर हैव्स के बीच में और न्यूक्लियर हैव नॉट्स के बीच में, कि किसी के पास है तो किसी के पास नहीं है। और इसका मतलब क्या है कि अगर हमने साइन नहीं किया तो पाकिस्तान भी नहीं करेगा, कि भाई अगर इंडिया न्यूक्लियर ट्रीटी को साइन नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। उनको डर लगा रहता है। फिर इसराइल ने भी नहीं किया है, क्योंकि इसराइल खुद, देखो ये ट्रीटी आई 1968 में और साइन प्रॉपर इन्फोर्स हो गई 1970 में। तो इसी वक्त के दौरान 1967 में शायद इसराइल का तो वॉर चल रहा था। तो इसराइल उसके 2 साल बाद क्या ऐसी कोई ट्रीटी साइन करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। कि उसे तो डर लगेगा कि कभी बाजू वाला अटैक कर दिया तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। तो इसराइल ने भी नहीं किया हुआ है, साउथ सुडान ने भी नहीं किया है, और नॉर्थ कोरिया ने किया था पर फिर विड्रॉ कर लिया, शायद 2005 या 2003 में विड्रॉ कर लिया कि भाई मुझे भी मेंबर नहीं रहना है। नॉर्थ कोरिया मतलब वही किम जोंग उन वाला संघी आदमी। ओके, तो हमने साइन नहीं किया है। अभी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी किसकी बात करता है? तो इट इज ओनली बाइंडिंग एग्रीमेंट, जो कि बोलता है कि डिसआर्मामेंट करना है न्यूक्लियर वेपन स्टेट को, मतलब अब जिसने बना ली है उसको कम करना है, और अगर कोई बना रहा है तो उसको रोक देना है कि भाई मत बनाइए। न्यूक्लियर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए यूज होना चाहिए, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, अब बेसिक समझ गए हो रहा है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। अब ये ट्रीटी में बात क्या कर रहे थे कि कोई भी ऐसी पार्टी है जिन्होंने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन या वो सब बना रही है, वो कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी नॉन पार्टी को ट्रांसफर करते हैं जिन्होंने कुछ नहीं बनाया है न्यूक्लियर वेपन। तो उसमें उसको ध्यान रखना है कि कहीं से वो गलती से जो ट्रांसफर कर रहे हैं उससे सामने वाला स्टेट न्यूक्लियर वेपन न बना ले। बस ये ध्यान रखना है आपको। तो आप ट्रांसफर करते वक्त देख, मतलब कि उसको जो भी बेच रहे हो तब देखोगे कि यार ये मत करना, ठीक है? और वो सब आप चेकिंग रखोगे। यही इसका मेजर मोटिव है। दूसरा, जो भी स्टेट्स होंगे उसमें चेकिंग करना पड़ेगा ना। वो चेकिंग के लिए कौन सी अथॉरिटी होगी? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखो एटॉमिक एनर्जी मतलब कि क्या? न्यूक्लियर एनर्जी। क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब को एटॉमिक बॉम्ब भी हम बोलते हैं ना, तो सेम न्यूक्लियर सॉरी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये आपका कायदे से इंस्पेक्शन करेगी कि यार कोई स्टेट कर तो नहीं रहा है। बस अभी जो भी इसको मतलब ज्वाइन किया है, ये 191 स्टेट्स है, उन सबका इंस्पेक्शन होगा टाइमली टाइमली। ओके, ये कब बना था? तो 57 में बना था अंडर द यूनाइटेड नेशन। याद रखना, ठीक है? अंडर द यूनाइटेड नेशन। ये रिव्यू करता है ट्रीटी को एवरी 5 ईयर्स। ये नहीं, सॉरी, ये जो ट्रीटी होती है वो एवरी 5 ईयर्स रिव्यू होती है। ओके, अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई? न्यूक्लियर थ्रेट्स राइज हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। जरूरी क्यों है ट्रीटी? क्योंकि हर कोई बोल रहा है कि न्यूक्लियर वेपन फेंक देंगे आपके ऊपर, तो अगर ये ट्रीटी हुई जैसा कुछ है तो मैकेनिज्म अच्छा रहता है। फिर सिप्री जो है,
सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो भी स्टेट्स है ना उसके डिफेंस को देखती है कि कौन कितना डिफेंस पे खर्चा कर रहा है, कौन कितने आर्म्स खरीद रहा है, उनका सब डेटा निकालती है सिप्री। सिप्री के अकॉर्डिंग हम मतलब इंडिया, यूएसए, चाइना, जो भी मेजर कंट्रीज है ना, वो लगातार अपना डिफेंस के ऊपर खर्चा बढ़ाते ही जा रहे हैं। आपको अगर ये देखना हो ना तो सिप्री की रिपोर्ट देखो, हर साल आती है सिप्री की रिपोर्ट। देखो हर साल बढ़ रहा है। हम थर्ड लार्जेस्ट हैं डिफेंस में जो पैसा खर्च कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं चाइना सेकंड, और उसके बाद यूएसए। बहुत बड़ा डिफरेंस है यूएसए और चाइना में भी, बहुत बड़ा डिफरेंस है, और चाइना और इंडिया में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब ह्यूज गैप। बट ठीक है, इन शॉर्ट राइजिंग ट्रेंड है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि मोस्ट नेशन हैव एक्सपेंडेड द न्यूक्लियर आर्सेनल। कम की तो दूर बात है, इसलिए ये ट्रीटी की मैंडेटरी है, जरूरी है। मैंडेटरी तो नहीं है, चलो। वीकनिंग ऑफ न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, रशिया ने भी विड्रॉ कर लिया है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी से, सीटीबीटी। इसमें क्या था कि रशिया बोला था कि भाई हम कोई भी, रशिया ही नहीं, इसको जो भी इन शॉर्ट साइन करता है ना, वो बोलता है कि हम किसी भी टाइप का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। किसी भी टाइप का मतलब कि ना ही हम एटमॉस्फेयर के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, ना ही स्पेस के अंदर, ना ही अंडर वाटर, ना ही अंडरग्राउंड। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन, मतलब कि न्यूक्लियर टेस्ट बैन है कॉम्प्रिहेंसिवली, कि कोई भी टाइप का टेस्ट नहीं करेंगे। क्यों टेस्ट नहीं करेंगे? क्योंकि टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ मैंने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। अगर आप टेस्ट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? तो इसी के लिए सीटीबीटी भी लाई हुई थी, बट रशिया ने इससे विड्रॉ कर लिया कि मैं मेंबर नहीं रहता भाई, मैं तो टेस्ट करूंगा। और टेस्ट करूंगा का मतलब क्या है कि वो रेडी कर रहे हैं अपने आप को कि कभी भी न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता हूं मैं। ओके, एनपीटी आपको पूरा पता चल गया ना क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अभी देखो आगे की कहानी हम देखते हैं। 1970 में तो ये ट्रीटी आ गई, सबको लगा कि भाई बहुत अच्छी बात है, आगे से कोई ऐसा करेगा नहीं क्योंकि सबका चेकिंग वेकिंग हो रहा है। पर दिक्कत कहाँ हुई? कुछ कंट्रीज ने साइन ही नहीं किया। यहाँ पे भी है, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, सूडान, नॉर्थ कोरिया ने कर लिया था चलो 85 में, पर उससे पहले नहीं। तो कुछ कंट्रीज ने साइन ही नहीं किया। साथ ही साथ मेजर इशू कब आया? 70 में तो ये आ गया, और 74 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। 74 में, उसके 4 साल बाद। न्यूक्लियर टेस्ट में क्या किया? डेफिनेटली न्यूक्लियर बॉम्ब, कि हाँ जो इंडिया है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। ये हुआ कैसे? देखो मैं पीछे आपको टाइमलाइन बताता हूँ। हुआ कैसे मतलब वो तो डेफिनेटली हमारी मर्जी से ही हुआ। यहाँ पे थोड़ी सी टाइमलाइन बता दूंगा तो आपको इजी रहेगा। 1970 में हमारी एनपीटी आई, ठीक है। फिर 1974 में हमने टेस्ट कर लिया, न्यूक्लियर टेस्ट। अभी ये सब लोग चिंता में आ गया कि यार इंडिया ने तो कर लिया टेस्ट। और इंडिया ने कैसे किया? इंडिया को ना कनाडा, यूएसए, ये सब ना सप्लाई कर रहे थे न्यूक्लियर एनर्जी के सब कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी। कौन सप्लाई कर रहे थे? कनाडा, यूएसए। और फिर जैसे ही टेस्ट हुआ तब सबको पता चला कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो टेक्नोलॉजी दी जा रही है वही टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए न्यूक्लियर बॉम्ब भी बन सकता है। और ये जो बॉम्ब था वो किसने बनाया था? न्यूक्लियर टेस्ट के लिए जो सब चाहिए होता है, तो बार्क है हमारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल, और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया था, ठीक है। तो ये सब लोग चिंता में आ गए यार तो एनपीटी का कोई मतलब ही नहीं हुआ कि हमने बहुत सारे स्टेट्स को ऐसे एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हुई है, अभी क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला कि भाई एक और मैकेनिज्म लाते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। सप्लायर ग्रुप। और ये कब बनाएगा न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप? डेफिनेटली 1974 में। जैसे ही हमने टेस्ट किया इन्होंने बना लिया कि अभी इसमें लेट नहीं कर सकते हैं, अभी किसी को हम ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। और अगर कर रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि ये स्टेट उस एनर्जी का, उस टेक्नोलॉजी का बॉम्ब बनाने में यूज ना करे, डुअल यूज ना करे। ओके, गॉट इट। तो याद रखना न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्यों बनाया गया था। अभी बताइए मुझे, क्या इंडिया इसका मेंबर होगा? डेफिनेटली नॉट। नॉट मतलब हमने तो बोला कि भाई हमने अभी तो टेस्ट कर लिया है कि हमको मेंबर बना दो, पर ये लोग बोले कि नहीं 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 आपको नहीं बनाएंगे भाई। ओके चलिए, इतना काफी था। यहाँ पे देख लीजिए इंडिया के क्या साइन किया हुआ है, क्या साइन नहीं किया हुआ है। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी इंडिया ने साइन नहीं की है। फिर प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इंडिया ने साइन नहीं किया है। और डेफिनेटली न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी इंडिया ने साइन नहीं की हुई है। ओके, न्यूक्लियर की बात कर रहा है तो इंडिया ने साइन नहीं की हुई है क्योंकि हमें जरूरत पड़ सकती है। ओके, पर है ना हमने
साइन, दूसरे सब कुछ साइन कर रखा है, जैसे कि हमने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन दे रखा है, पीछे देखते हैं क्या है। और रुको रुको, 74 में तो हमने टेस्ट किया ही किया, फिर 98 में भी टेस्ट हमने किया। 98 में क्यों किया? अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई करने के लिए कि हाँ भाई हमारा पक्का ही है कि हमें न्यूक्लियर वेपन आता है। और 98 में जो टेस्ट किए ना, वो तो बहुत सारे टेस्ट किए, कुछ 5 या 8 टेस्ट कर लिए थे, अलग अलग फोड़ के हमने। और ये सब कौन सी डेट को किए थे? तो 18 में 1974 में जो हमने टेस्ट किया उसका हमने ऑपरेशन का नाम रखा स्माइलिंग बुद्धा। और जो 98 में किया वो 11 मई को किया, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ओके, याद रखना, ये जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है ना, उसको यूएसए वाले हैप्पी कृष्णा भी बोलते हैं। सेम हो गया ना, स्माइलिंग, हैप्पी, बुद्धा, कृष्णा, सेम जैसी बात है। तो याद रखना आप, स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति किसके साथ जुड़ा हुआ है? टेस्ट के साथ। ओके, अभी इंडिया ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी दे दिया कि कैसे हम यूज करेंगे, कैसे हम यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन का, बना भले ही दिया हो हमने। फिर यूएसए के साथ और जापान के साथ हमने न्यूक्लियर एनर्जी के में कॉपरेशन कर लिए, ट्रीटी साइन करके रखी है। इन शॉर्ट इसमें हम यही बात करते हैं कि भाई हम नॉर्मल यूज करेंगे, कुछ किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वेपन की टेक्नोलॉजी हम किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे, वही सब नॉर्मल बात। ओके, अब ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में इंडिया ने क्या बोला, मतलब कि हमारे क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे। तो सबसे पहले मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, मतलब हम मिनिमम वेपन्स बनाएंगे, उतने नहीं कि भाई दुनिया तबाह हो जाए, उतने ही जितनी हमारी सिक्योरिटी के लिए काम के हैं। फिर नो फर्स्ट यूज, कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, अगर हमारे ऊपर अटैक होता है, कोई न्यूक्लियर अटैक होता है, तो ही हम अटैक करेंगे। साथ ही साथ न्यूक्लियर के साथ कोई बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन होता है, क्योंकि ये भी बहुत डेंजर होता है। न्यूक्लियर वेपन इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ केमिकल वेपन। तो अगर केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन का अटैक होता है तो हम यूज करेंगे, मतलब बाद में यूज करेंगे। पहले तो न्यूक्लियर अटैक होता है तो, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक होता है तो, और बाद में ही नो फर्स्ट यूज, पहले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब मारूंगा मैं नहीं, पर अगर मुझे कोई मारा तो छोड़ूंगा भी नहीं। और देखो, छोड़ूंगा भी नहीं एक्चुअली यही बोला है कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ था ना, तो अगर अटैक हुआ तो हमारा जो रिटेलिएशन होगा ना, वो बहुत ही भयंकर होगा और अनएक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल डैमेज करेगा, उतना होगा। फिर साथ ही हमने बोला है कि हम ऐसे स्टेट पे कभी भी अटैक नहीं करेंगे जो खुद नॉन न्यूक्लियर वेपन है, मतलब जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। हालांकि अगर वो बायोलॉजिकल केमिकल करता है तो कर सकते हैं, ठीक है, डू रिमेम्बर इट। अगर उधर स्टेटमेंट आता है कि कोई भी हालात में नहीं करेंगे तो गलत बात है। ओके, फिर हम अगर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं ये सब टेक्नोलॉजी और उसके रिलेटेड मटेरियल, तो हम बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे और हम मोराटोरियम रख रहे हैं न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर, मतलब कि पाबंदी, ब्रेक लगाना, पॉज कर देना कि अभी हम न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं करेंगे। मोराटोरियम मतलब वही होता है, पॉज। और अल्टीमेट एम हमारा क्या रहेगा? न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड बनाना। ठीक है, अच्छी बात है। इसमें मेन पॉइंट एक याद रखना है, न्यूक्लियर अटैक ऑथोराइज करना हो कि चलो भाई कर दो अटैक इसके ऊपर, तो ये अटैक को कौन ऑथोराइज करेगा? कभी डिसीजन मेकिंग किसकी है? तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप थ्रू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ही याद रखोगे। यहाँ पे सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप इसलिए रखा क्योंकि जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक है पॉलिटिकल काउंसिल और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और पॉलिटिकल काउंसिल के हेड कौन होते हैं? तो पीएम। और पीएम जो है उसको सिटीजन सिलेक्ट करते हैं, इसलिए सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप रखा है। बट इग्नोर इट, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी हमारा आंसर होगा। और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंदर दो चीज आती है, पॉलिटिकल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पॉलिटिकल काउंसिल के अंदर डेफिनेटली पॉलिटिशियन मतलब कि प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मतलब कि अजीत डोभाल जी, वो हमारे हेड होंगे। ओके, वो चेयर करेंगे। इनका काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल का डिसीजन मेकिंग में इनपुट्स प्रोवाइड करवाना कि देखो ये हो सकता है, वो हो सकता है, सब उनको गाइडेंस प्रोवाइड करवाना। फिर अल्टीमेट जो पावर है वो किसके पास है? पॉलिटिकल काउंसिल के पास, कि क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, इट इज सोल बॉडी विच कैन ऑथोराइज यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ओके, डू रिमेम्बर इट, या पूछा जा सकता है। ओके, न्यूक्लियर के साथ साथ ऐसे कोई दूसरे एग्रीमेंट्स भी हैं जो कि इंडिया साइन करके रखा हो? यस है। अभी पहले तो एग्रीमेंट, ये बात किसकी कर रहे हैं? तो ये एग्रीमेंट बात कर रहे हैं मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल। ओके, इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर मेनली 3 ग्रुप है। एक है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, एक है वासेनार एग्रीमेंट, और एक है एमटीसीआर। एमटीसीआर स्टैंड फॉर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, मिसाइल। यहाँ पे मैंने लिख दिया, मिसाइल से आपको याद रहेगा, ठीक है। अभी देखो, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है वो किसकी बात करता है?
कोई भी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन की, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन, यहाँ पे देखो था ना बायोलॉजिकल केमिकल, ये रहा, तो उसकी बात करता है। मतलब ऐसी कोई चीज है जिससे बायोलॉजिकल या फिर केमिकल वेपन बन सकते हैं, तो उसके ट्रांसफर में, टेक्नोलॉजी में, उनमें सबको आपको ध्यान रखना है। ये याद कैसे रखेंगे? एबीसी, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, बायोलॉजिकल केमिकल वेपन, एबीसी बायोलॉजिकल केमिकल वेपन। फिर आता है वासेनार एग्रीमेंट, ये बात करता है कोई डुअल यूज टेक्नोलॉजी। डुअल यूज टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जिससे समझ लीजिए एनर्जी भी बन सकती है और वेपन भी बन सकता है। तो ये डुअल यूज हो गया ना, कि दो यूज हो सकता है एक सेम टेक्नोलॉजी का। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको चाकू गिफ्ट करता हूँ, चाकू से मर्डर भी हो सकता है, केक भी कट हो सकता है, ठीक है। तो ये डुअल यूज हो गया कि एक ही चीज के डुअल यूज, एक अच्छा एक बुरा। तो वासेनार बात करता है डुअल यूज टेक्नोलॉजी और कन्वेंशनल आर्म्स की। अभी ये इसको कैसे याद रखेंगे? वासेनार, डबल एस है ना, और इसमें डबल एन भी होता है, यहाँ पे मेरा स्पेलिंग गलत है, डबल एन भी होता है, तो डबल है इसीलिए डुअल यूज, डुअल डुअल, ओके। और एमटीसीआर में तो है ही मिसाइल, तो ये कंट्रोल किसको करेगा? डेफिनेटली मिसाइल को करेगा, और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ओके। ये याद रख लेना आप, ये तीनों हो गए, और इंडिया तीनों का मेंबर है। पर किसका नहीं है? तो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, फिर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी का, उसका भी मेंबर नहीं है। फिर वही ट्रीटी ऑन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये भी ट्रीटी है, इसका भी मेंबर नहीं है, ओके। तो चार का मेंबर इंडिया नहीं है, ऐसा आप याद रख सकते हो कैसे भी। पर न्यूक्लियर की बात आएगी तो इंडिया मेंबर नहीं है, बात खत्म। और बाकी सबका है, ऑस्ट्रेलियन, वासेनार और एमटीसीआर का मेंबर है, ओके डन। तो ये पूरा का पूरा हमारा न्यूक्लियर से रिलेटेड जितने भी चीजें होती है वो सारी हमने कवर कर ली है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अभी ये देखो स्पेस एक्स, एलन मस्क, ठीक है, उसका रॉकेट जो था वो एक्सप्लोड हो गया था, और इसी की वजह से बहुत सारे स्पेस डेब्रीज तो नहीं, सिर्फ डेब्रीज, कचरा फ्लोरिडा और बहामास में पड़ा था, इसलिए न्यूज में था। स्पेस डेब्रीज किसको बोलते हैं? तो जो स्पेस के अंदर जो भी कचरा घूम रहा है वो सब स्पेस डेब्रीज है। ये क्या हो सकता है कि समझ लीजिए मैंने कोई सैटेलाइट छोड़ दी, अभी वो सैटेलाइट तो काम नहीं आ रही है, सालों हो गए उसको, अभी वो कुछ काम की नहीं, ऐसे ही पड़ी हुई है, तो वो कचरा है ना, तो इट इज स्पेस डेब्रीज। या फिर कोई चीज हो वो ऊपर जाके एक्सप्लोड हो गई हो, ऐसे ही टूट पड़ी हो, पर ऐसे ही घूम रही है वो स्पेस में, तो अगेन इट इज स्पेस डेब्रीज। तो देख ले, इट इज नॉन फंक्शनल आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेगमेंट्स इन अर्थ ऑर्बिट और री एंटरिंग इन एटमोस्फेयर, मतलब अर्थ के जो ऑर्बिट है, अर्थ की ऑर्बिट, उसके आजू बाजू जो घूमते हैं वो हो, या फिर उसको छोड़ के अर्थ में अंदर वापस आ जाए, वापस गिर जाए, वो भी हो। इन शॉर्ट स्पेस में कुछ भी हमने छोड़ा था उसका कचरा है, स्पेस में है या फिर अर्थ में वापस आ चुका है, वो सारा का सारा स्पेस डेब्रीज है। मतलब समझ लीजिए कि इंडिया ने रॉकेट छोड़ा था, रॉकेट का कचरा हमारे चाइना के ऊपर गिर गया या फिर नहीं गिरा, वट, तो वो जो है वो स्पेस डेब्रीज है। पता कैसे नहीं चलता है? ये सब क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि स्पेस डेब्रीज क्या है उसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन है ही नहीं, देयर इज नो डेफिनेशन जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। फिर लायबिलिटी, स्पेस डेब्रीज जो होती है या फिर स्पेस ऑब्जेक्ट जो है जो हम रिलीज कर रहे हैं, उसके रिलेटेड कोई लायबिलिटी भी साइन नहीं है। लायबिलिटी कन्वेंशन तो है, पर उसके अंदर स्पेस डेब्रीज का हमने कुछ खास बात की ही नहीं हुई है, क्योंकि स्पेस डेब्रीज जो है वो स्टेट ज्यूरिडिक्शन के अंदर आती है। आती है क्या? नहीं आती है, कि हमने इस कन्वेंशन में बोला ही नहीं है कि भाई कब स्पेस डेब्रीज को स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको देखना है नहीं देखना है, तो वही कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, राइट। फिर इन्फोर्समेंट में यूएन ने वॉलंटरी डी ऑर्बिटिंग गाइडलाइंस दी हुई है, देखो गाइडलाइंस दी हुई है, अगेन कुछ खास काम का नहीं है ये, ओके। अभी ये स्पेस डेब्रीज ओरिजिनेट होती क्यों है, क्यों कचरा हो जाता है जो हमने काम में भेजा हो? देखो एक तो होता है ऑन ऑर्बिट कॉलिजन, कॉलिजन मतलब कि टकरा गई भी दो चीजें जा रही है। यहाँ पे देखिए कि एक सैटेलाइट मेरी थी, एक सैटेलाइट चाइना की थी, एक रशिया की थी, और कुछ स्पीड में दिक्कत आ गई और एक दूसरे के साथ टकरा गई, तो ये हो गया कॉलिजन। और कॉलिजन से क्या होगा? एक दूसरे टूटेंगे, स्पेस डेब्रीज बनेगी, राइट। और देखो इसके साथ जुड़ा हुआ है कैसलर सिंड्रोम, बताता हूं मैं आपको, कैसलर सिंड्रोम। अच्छा सर, अच्छा सॉरी, कैसलर सिंड्रोम नहीं, कैसलर इफेक्ट, ऐसा कुछ है कैसलर इफेक्ट। इसमें क्या होता है, समझ लीजिए यहाँ पे सैटेलाइट है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, पूरे ऑर्बिट में सैटेलाइट है, ठीक है। गलती से ये बीच वाली बंद हो जाती है, तो क्या होगा? इससे पीछे जो आ रही होगी वो इससे टकराएगी, इससे पीछे, मतलब लगातार जो पूरी ऑर्बिट में है सब एक दूसरे से टकरा जाएंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़, जस्ट लाइक इन ट्रैफिक। तो इसी को हम बोलते हैं कैसलर इफेक्ट, ओके, कैसलर इफेक्ट।
याद रखना ये हो सकता है स्पेस के अंदर बहुत सारे, अगर आप सैटेलाइट छोड़ देते हो, ऑब्जेक्ट छोड़ देते हो, तो हो सकता है कि एक के साथ भी अगर कॉलिजन हो जाए ना, तो सबके साथ दूसरे में ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। और फिर दूसरा होता है कहाँ पे गया, ब्रेकअप, सॉरी यहाँ पे आता है ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप। देखो ब्रेकअप, ब्रेकअप से दुख होता है, राइट, आदमी टूट वूट जाता है, ऐसे हम याद रखेंगे कि आदमी बिखर जाता है, टूट जाता है। तो यस, कोई भी सैटेलाइट स्पेस के अंदर टूट जाती है, बिखर जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप। डन है, ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप भी हो गया और कॉलिजन भी हो गया। स्पेंट रॉकेट, फिर दूसरा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमने रॉकेट भेजा, वो रॉकेट में स्टेजेस होते हैं ना, हमें पता है ये रॉकेट में स्टेजेस होते हैं। अब ये रॉकेट ऊपर तो पहुंच गया, पर जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता जाता है ना, वैसे वो जो नीचे की जगह होती है ना, उसको डिसमेंटल करता जाता है, उसको खाली करता जाता है, फिर वो इरेज कर देगा, इरेज मतलब उसको वो हटा देगा। आपने देखा ही होगा रॉकेट लॉन्च तो, आई होप सो। फिर वो उसको निकाल देगा और उससे अलग सेपरेट हो जाएगा, मतलब ये, फिर ये इतना हो रहा, फिर और आगे बढ़ा तो ये और सेपरेट हो गया, फिर ये इतना रहा। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो स्टेजेस है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूल होता है, तो जो स्टेज यूज हो गया उसको वो रॉकेट निकाल देगा और अलग कर देगा। ओके, तो यही सब होते हैं हमारे स्पेस ऑब्जेक्ट्स जो कि स्पेस में यूज हो चुके हैं, उसको हम खाली करते जाते हैं। और स्पेस बेस्ड वेपन जैसे कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल, आई होप सो आपको ये एंटी सैटेलाइट पता होगा, नहीं पता है ना तो सर्च कीजिए, हमने बहुत बार बताया हुआ है। इन शॉर्ट एंटी सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट को तोड़ने वाली मिसाइल। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है एसोसिएटेड भाई, तो भाई ऑपरेशनल सैटेलाइट, जो सैटेलाइट काम की है वो टूट जाएगी तो नुकसान होगा, एस्ट्रोनॉट की लाइफ के लिए नुकसान होगा, सैटेलाइट का मेंटेनेंस हमें दिक्कत देगा, बहुत सारा है। ठीक है, ओके। ग्लोबली क्या हमने लिया है इनिशिएटिव, तो इंटर एजेंसी डेब्रीज कोऑर्डिनेशन कमेटी, यूएन स्पेस डेब्रीज मिटिगेशन गाइडलाइंस, जीरो डेब्रीज चार्टर, ये सब बनाया हुआ है। फिर इंडिया ने डेब्रीज फ्री स्पेस मिशन किया है, इसरो सिस्टम फॉर सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट, फिर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर एंड नेटवर्क स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एनालिसिस प्रोजेक्ट नेत्रा। ओके, इससे ऊपर भी है दो तीन चीजें जिसमें हम स्पेस डेब्रिस को कवर करते हैं। कवर में क्या मतलब कैप्चर करते हैं। एक तो हमारा होता है नेट कैप्चर। देखो कोई भी चीज को जो स्पेस में डेब्रीज है उसको कैप्चर करना, मतलब कि नेट कैप्चर, मतलब इसमें नेट है तो नेट का हम यूज करेंगे। यहाँ पे नेट मतलब टोटल नहीं है, नेट मतलब कायदे से नेट है। तो देखो कोई, ये से हम नेट छोड़ते हैं सैटेलाइट के ऊपर और जो ऑब्जेक्ट है उसको कैप्चर कर लेते हैं। अरे यार, ये देखो ऐसे छोड़ के कैप्चर कर लिया, यहाँ पे बांध लिया, जैसे फिशिंग करते हैं वैसे ये बांध के जो डेब्रीज है उसको, कचरा कूड़ा हमने उठा लिया। और फिर दूसरा होता है हार्पून कैप्चर। इसमें भी सेम ही है बट इसमें हार्पन होता है। ये हार्पन मतलब क्या होता है इन शॉर्ट, कोई भी ऐसी चीज जो कांटे जैसी बनी हुई, मतलब नेट जैसी बनी हुई, ये हार्पन है। तो हार्पन हम फेंकते हैं उसके ऊपर और उसको कैप्चर कर लेते हैं, इट इज हार्पन कैप्चर, सिंपल। ये सिमिलर नेट के जैसा ही काम करता है। ठीक है, तो आपको भाई नेट कैप्चर पूछे या फिर, सॉरी, या फिर आपको हार्पन कैप्चर पूछे, दोनों सेम बात है, क्या काम करते हैं, स्पेस डेब्रिस को रिमूव करने का। ओके चलिए, काफी है, आगे देखते हैं। स्टडी ने हाईलाइट किया है सिग्निफिकेंस ऑफ सी ग्रास कंजर्वेशन फॉर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। सी ग्रास होता क्या है, सबसे पहले तो उसको देख लो। ये सी ग्रास है, ग्रास का ग्रास, और ये ग्रास सी के अंदर है तो सी ग्रास, बात खत्म। सी ग्रास देखो आप खुद सोचिए क्या काम करेगा। पहले तो ओशन को हरा रख रहा है, दूसरा ये हरा रख रहा है तो क्या क्या काम आ सकता है, जो फोटोसिंथेसिस हमारे प्लांट्स करते हैं वो भी ये करता है, सिंपल है। और फोटोसिंथेसिस करके होगा क्या, तो भाई ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा, ग्रेट। देखो सी ग्रास, इट इज फ्लावरिंग प्लांट, ग्रो इन शैलो कोस्टल वाटर एस्चुरीज एंड ओशनिक हैबिtat। इट इज लंग्स ऑफ सी, क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ये वैसे भी बहुत फायदेमंद होते हैं। देखो ये क्या करते हैं, तो भाई बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट मतलब कि हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी स्पीशीज को। फिर कार्बन सिक्वेस्टर मतलब कि कार्बन को कैप्चर करते हैं, जैसे हमारे पेड़ भी करते हैं ना थोड़ी बहुत कार्बन को कैप्चर, हालांकि फिर रिलीज करते हैं बट ये कैप्चर करते हैं। अब सोचिए ओशन सी फ्लोर के अंदर इसका जो एरिया है वो 0.1% है, बट ये कार्बन कितना कैप्चर करते हैं पूरे ओशन का, 10 to 18%, मतलब बहुत अच्छी बात है भाई। अगर इसको आप थोड़ा सा बढ़ जाए तो ये और कार्बन कैप्चर कर लेंगे। और जो रेन फॉरेस्ट है ना हमारे, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, फिर कॉन्गो तो रेन फॉरेस्ट नहीं है बट ठीक है चलो फॉरेस्ट है, तो जो हमारे रेन फॉरेस्ट है उससे 35 टाइम्स ज्यादा ये कार्बन कैप्चर करते हैं। फिर कोस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, कोई भी ऐसा अचानक से वेव आ गया, स्ट्रॉम आ गया तो प्रोटेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि वो रिड्यूस कर देते हैं ना इम्पैक्ट। फिर इकोनॉमिक वैल्यू भी है इसकी काफी,
6.4 ट्रिलियन इकोनॉमी जनरेट करता है एनुअली, और 20% ऑफ ग्लोबल फिशरीज की लैंडिंग करता है। अच्छी बात है। थ्रेट क्या क्या है इसको, तो भाई अर्बन प्लानिंग, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर रन ऑफ जो होता है, मतलब जो केमिकल हम छोड़ देते हैं वो, फिर कोस्टल डेवलपमेंट, ड्रेजिंग, अनरेगुलेटेड फिशिंग, बोटिंग एक्टिविटीज, क्लाइमेट चेंज, बहुत सारी ये सब नॉर्मल बातें हैं। ओके, इंडिया में ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? पहले तो वर्ल्ड में कहाँ मिलते हैं, तो भाई हर जगह मिलते हैं, सिर्फ अंटार्कटिका में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ठंडी जगह है। फिर इंडिया के अंदर गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, कच्छ, फिर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एसेट्रा। ओके, इनिशिएटिव क्या क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए सी ग्रासेस को? यूएनईपी कम्युनिटी मैन्यूअल यहाँ पे बताया है कि भाई कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर सी ग्रास वॉच और ब्लू कार्बन इनिशिएटिव, ये ब्लू कार्बन याद रखना, शायद आएगा तो आपको उधर क्लिक ही नहीं होगा। ये ब्लू कार्बन फोकस ही किसके ऊपर करता है? तो कोस्टल इकोसिस्टम के अंदर, जो ब्लू है मतलब पानी, और पानी मतलब ओशन, ओशन को हमें कैसे इकोसिस्टम को अच्छा करना है, दैट्स इट। इंडिया के इनिशिएटिव में देखें तो नेशनल पॉलिसी फॉर मरीन फिशरीज, उसके अंदर सी ग्रास आ जाता है एज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट डेफिनेटली इसके अंदर भी आ जाता है। इसमें ये जो क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट है, इसको हम फंड, इसको कहाँ से फंडिंग मिलती है? तो ग्लोबल क्लाइमेट फंड से। पूरी पूरी नहीं मिलती है बट कुछ कुछ मिलती है। ओके चलिए, फिर ये वाला न्यू, हाँ फिर ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। देखो प्रीलिम्स में तो शायद इतना ना है, बट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, जो कि वुमेन्स के लिए काम करते हैं। अच्छी बात है। देखो वुमेन्स के लिए लॉज तो इंडिया ने बहुत बनाए हुए हैं, बट क्या एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी पे उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो इन शॉर्ट जो जो बनाई हुई ना उन सब की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो नॉर्मल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है? तो ये देखिए फंडामेंटल राइट 14 है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर आर्टिकल 15 है जो कि बात करता है कि भाई सेक्स के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, रिलीजन, कास्ट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है 42, जो कि ह्यूमन कंडीशन, वर्क वर्क एरिया जो है वहां पे ह्यूमन कंडीशन की और मेटर्निटी रिलीफ की बात करता है, मेटर्निटी लीव की बात करता है। ये सब याद रखना है, ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है। अभी आप खुद सोचिए कि ऊपर मैं आपको बता दूं कि भाई नीचे मैटरनिटी रिलीफ की बात करता हुआ आर्टिकल 42 है जिसमें हम ये बात करते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो बड़ी दिक्कत की बात है, उधर अगर क्वेश्चन आएगा तो नहीं, आपसे क्लिक क्या हो ही नहीं पाएगा, और वो क्वेश्चन होगा इजी। ओके, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क भी क्या है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और भी बहुत कुछ दे रखा है, बट यहाँ पे जो है उसको देख रहे हैं। लेजिस्लेटिव में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एंड हरेसमेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2016, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, रिड्रेसल, यहाँ इसको हम पॉश एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, पॉश एक्ट 2013। ओके चलिए, फिर जुडिशरी ने क्या क्या बोला है उनसे सब बात है। सबसे पहले है प्रिवेंटिव सेक्सुअल हरेसमेंट, प्रिवेंटिंग सेक्सुअल हरेसमेंट। विशाखा गाइडलाइंस दी हुई थी, विशाखा गाइडलाइंस मतलब विशाखा शाउनी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1998, जिसमें हमें बोला था कि भाई वुमेन जहां पे भी काम करी उनकी जो वर्क प्लेस है वहां पे उनका कोई भी सेक्सुअल हरेसमेंट ना हो। इसके अंदर हमने क्या बोला था कि अगर कोई भी ऐसा जो वर्क एरिया है जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो आपको कंप्लेंट कमिटी बनानी जरूरी होगी, कंप्लेंट कमिटी, और ऑफिसर आपको रखना पड़ेगा। इसका बस काम क्या होगा कि भाई वुमेन की कोई भी हरेसमेंट होती है तो यह यहाँ पे कंप्लेन कर पाए, ठीक है। प्रॉपर ही मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो कंप्लेन कमिटी लिखा ना, इसको लिखिए इंटरनल कंप्लेन कमिटी, इंटरनल कंप्लेन कमिटी आईसीसी। तो जिधर भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है वो आईसीसी फॉर्म करेंगे। ओके, अभी आईसीसी फॉर्म करते समझ लीजिए कोई जगह पे 10 से कम एम्प्लॉय है तो क्या करना है? तो कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ईच डिस्ट्रिक्ट लोकल कंप्लेंट कमिटी होती है, लोकल कंप्लेंट कमिटी। तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, और यही पोश एक्ट का पार्ट है, राइट। जो विशाखा गाइडलाइन है उसके थ्रू उसको देखते हुए हमने पॉश एक्ट बनाया था, और इस पॉश एक्ट के अंदर ही हम बोलते हैं कंप्लेन कमिटी की बात है। मैंने डायरेक्टली आपको विशाखा गाइडलाइन से बता दिया, मतलब विशरा शौनी नहीं, पॉश एक्ट से थ्रू होता है। विशाखा गाइडलाइन से पॉश एक्ट बनाया हुआ है, उस पॉश एक्ट में ये हमारी बातें हैं, ठीक है। फिर दूसरा हमने क्या बोला था, शायरा बानो केस आया था, वहां पे ट्रिपल तलाक को हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया कि भाई ये तो वुमेन राइट के अगेंस्ट है। फिर ये सारे याद रखने हैं आपको, बहुत जरूरी है। फिर इन दनामा @ सुमन सुरपर वर्सेस अमर 2016, 2018,
जहाँ पे डॉटर के राइट को हमने वैलिड किया था कि भाई जो भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसमें जितना सन का राइट है उतना डॉटर का राइट है। फिर जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, वहां पे हमने भाई देखो ये तो बहुत ध्यान रखने वाला है। अभी पहले क्या था, सेक्शन 497 इसको हमने स्ट्रक डाउन कर दिया। इसमें क्या था कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो कोई शादीशुदा जो कोई औरत है उसके साथ इंटरकोर्स करता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जो अग्रीव पार्टी है ना वो जो पर्सन लेडी है, लेडी का हस्बैंड। क्यों? क्योंकि लेडी के सॉरी क्योंकि वो जो हस्बैंड है ना वो लेडी उसकी प्रॉपर्टी है। मतलब कि भाई एक हस्बैंड है और एक वाइफ है और यहाँ पे कोई एक थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब ये थर्ड पर्सन इस वाइफ के साथ इंटरकोर्स करता है, तो यहाँ पे हम अग्रीव पार्टी किसको देख रहे हैं, इस हस्बैंड को, जबकि इसने कुछ नहीं किया है। मतलब क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो वाइफ है ना ये इस हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। अगर इस वाइफ ने किसी के साथ इंटरकोर्स किया है तो हस्बैंड का वही वायोलेशन है राइट का, मतलब कि उसकी वो प्रॉपर्टी थी वाइफ। तो ये तो एकदम गलत है ना। वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी थोड़ी ना है कि वो किसी के साथ इंटरकोर्स कर रही है तो भाई आप बोलोगे कि आई एम द अग्रीव पार्टी। तो ये एकदम ही बकवास था, ठीक है। और एक पहले से चल रहा था तो इंडिया ने चला लिया था, बट इट वाज नॉट एट ऑल राइट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया और बोला कि भाई वाइफ इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ हस्बैंड। ये देखो लिखा हुआ है, क्रिमिनलाइज अडल्ट्री अज्यूमिंग वुमन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड। नहीं, गलत बात है। चलिए आप समझ गए। फिर भाई वेज इक्वलिटी, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला भाई इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए, वेदर इट इज मेल और फीमेल, ठीक है। ये आर्टिकल 39 क्लॉज डी का पार्ट है। ओके चलिए, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, डू रिमेम्बर। ओके, अभी बाजू में चलते हैं, ये लास्ट बड़ी न्यूज है हमारी। वर्ल्ड स्पाइसेस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि भाई जो स्पाइसेस के एक्सपोर्ट्स है वो ग्रेटर टू 10 बिलियन हो सकते हैं सून। और ये कैसे होंगे भाई, तो हमें वैल्यू एडेड स्पाइसेस होते हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखो बोला है टू अचीव स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट टारगेट 10 बिलियन वी शुड इंक्रीज शेयर ऑफ वैल्यू एडेड स्पाइसेस टू राइज अप टू 70%। ओके, यहाँ पे स्पाइसेस और वैल्यू एडेड स्पाइसेस क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले नॉर्मली समझ लीजिए कि मिर्च पाउडर, ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर वो जनरली हम यूज कर रहे हैं, वो क्या है, वो वैल्यू एडेड है। कि लाल मिर्च की जो थी जनरली उसको हमने थोड़ा सा प्रोसेस करके कुछ वैल्यू एडिशन किया और फिर उसमें कुछ नया प्रोडक्ट बनाया, तो इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड स्पाइसेस, कि कुछ हमने किया है। जबकि डायरेक्ट मैं मिर्च ऐसे ही बेच दूं तो वो रॉ स्पाइसेस हो जाएंगे। या फिर आप ब्लैक पेपर ले लो, ये नॉर्मल ब्लैक पेपर है, सिर्फ वो जो होता है उसको मैं डायरेक्ट बेच रहा हूँ तो मेरा रॉ मटेरियल है, रॉ स्पाइस है। जबकि इस ब्लैक पेपर का मैं पाउडर बना देता हूँ, ब्लैक पेपर पाउडर, तो हो गया वैल्यू एडेड स्पाइस। तो भाई वही बोला है वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन ने कि भाई हमें वैल्यू एडेड स्पाइसेस को बढ़ाना चाहिए अगर एक्सपोर्ट को 10 बिलियन तक हमें पहुंचाना है। ग्रेट, अभी स्पाइसेस के बारे में देख लेते हैं कि भाई इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बट लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, मतलब हम ही ज्यादा कंज्यूम कर जाते हैं भाई। इसीलिए हमारा आप एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखिए, ग्लोबल मार्केट में हमारा शेयर कितना है, तो सिर्फ 0.7%, जबकि चाइना यूएस का 12 और 11% है, क्योंकि हम यहाँ पे कंज्यूम भी बहुत कर जाते हैं। ओके, मेजर स्पाइसेस कहाँ से आते हैं हमारे, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र। कितने प्राइसेस है टोटल भाई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कि आईसो आपने देखा होगा, आईसो के अकॉर्डिंग 109 में से 75 इंडिया खुद प्रोड्यूस करता है, बट फिर भी हम थोड़े से पीछे पड़े हुए हैं। ओके, एक्सपोर्ट्स में भाई इंडिया यूजुअली रॉ स्पाइसेस को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है कंपेयर टू वैल्यू एडेड स्पाइसेस। ये देखिए, इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस, और उसमें से भी सबसे ज्यादा स्पाइसेस कौन से हैं, तो चिली सबसे ज्यादा है। तो देख लेना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। बट ग्लोबल मार्केट में शेयर देख लें तो हमारा कितना होगा, 0.7% वैल्यू एडेड वाला, सीजनिंग मटेरियल वाला, ठीक है। बाकी जनरली स्पाइसेस तो हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते ही हैं। मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन चाइना, यूएस, बांग्लादेश, थाईलैंड, यूएई, बहुत सारे। ओके, की चैलेंजेस क्या क्या है भाई, तो देखो ओनली 48% ऑफ इंडिया स्पाइसेस जो है वो वैल्यू एडेड है, बाकी सारे के सारे रॉ मटेरियल में जाते हैं, रॉ स्पाइस जाते हैं। 98% जितने स्पाइसेस हैं वो स्मॉल स्केल फार्मर से आते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, मतलब कि सस्ते में जाते हैं डेफिनेटली। वीक रेगुलेशन, सैनिटरी फिटो सैनिटरी मेजर्स हमारे भाई लैक करते हैं हम। सैनिटरी फिटो मतलब
जो सफाई रखने की जरूरत है, पैकेजिंग एक्सेट्रा, वो सब आ जाता है। फिर स्टीफ कंपटीशन हमें मिलता है वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राजील, चाइना से। और हाँ, ये मैं कैसे बोला भाई कि 98% अगर स्मॉल फार्मर से आ रहे हैं तो कम प्राइसेस में होंगी, क्योंकि जो कम स्मॉल फार्मर है उनका प्रोड्यूस स्मॉल रहता है। प्रोड्यूस स्मॉल रहता है तो आप मुझे बताइए, जो कम प्रोड्यूस है उसकी ज्यादा आपको प्राइस इजीली मिल सकती है या ज्यादा प्रोड्यूस की मिल सकती है? ज्यादा की मिल सकती है, क्योंकि कम में आप इतना नेगोशिएट नहीं कर पाओगे, इसलिए यूजुअली इनके जो होता है यूजुअली वो कम पैसों में जाता है। इंडिया ने क्या भी इनिशिएटिव ले रखा है, तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया है। इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। फिर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्पाइसेस, अदर्स में भाई स्पाइसेस पार्क और नेशनल सस्टेनेबल स्पाइस प्रोग्राम भी बनाया है। अभी इसके साथ ना आपको एक दूसरी चीज याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं पीछे ही लिख देता हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारा हो सकता है। देखो, इसके लिए ना ये स्पाइसेस के लिए एक बॉडी बनाई हुई है हमने, कोडेक्स कमिटी। अभी देख लीजिए, कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स। और ये जो बॉडी है ये क्या काम करती है, तो स्पाइसेस और जो हर्ब्स होते हैं ना उसके स्टैंडर्ड्स बताती हैं कि भाई इसको कैसे यूज करना है, ये सब पैकेजिंग वो सब बातें, बट स्पाइसेस और हर्ब्स के रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे स्पाइस की बात चल रही है और ये बॉडी कॉन्स्टेंट न्यूज में रही है, तो हमें ये देखना चाहिए, राइट। ये इंटरनेशनल बॉडी है। इंडिया में सब इसका काम कौन करता है, मतलब हमारी भी इंडिया की भी कोई बॉडी होगी ना, तो वो सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करवाते हैं हम, तो वो है हमारा स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, अब ये जो स्पाइसेस एंड culinary हब्स कमेटी है, कोडेक्स कमेटी, इसको बनाया किसके अंदर गया है, तो ये कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन, इसको बनाया गया, इसके अंदर बनाया हुआ है स्पाइसेस की अलग से बॉडी। ठीक है, और ये जो बॉडी है उसमें इंडिया के अंदर कौन काम करता है, तो वही स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, डन है। और हाँ, अगेन अब ये कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन किसने बनाया है भाई, ऊपर नीचे नहीं लेते हैं, इसको ऊपर लेते हैं, किसने बनाया, तो भाई फाओ ने और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर, डब्ल्यूएचओ, ठीक है, फाओ और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर बनाया है कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन। उसके अंदर स्पाइसेस एंड culinary हब्स के लिए अलग से कमेटी है, और इंडिया में इसके लिए कौन काम करता है, तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया काम करता है। कॉन्स्टेंट ये न्यूज में क्यों था, तो भाई टर्मरिक के रिलेटेड न्यूज चल रही थी, इसके लिए न्यूज में था। ओके, टर्मरिक भी पढ़ के जाना। ओके, चलिए काफी है, शायद सारी बड़ी न्यूज हो चुकी है, ये हो गई, ओके, ये भी हो गई। अभी सारी की सारी हमारी शॉर्ट न्यूज है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है राइट टू लाइवलीहुड। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देना। राइट टू लाइफ जो 21 के अंदर आता है ना, उसी के साथ राइट टू लाइवलीहुड भी आता है, एज वेल एज आर्टिकल 39 है, उसमें भी हम बात करते हैं कि भाई पर्सन के पास राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड है। ओके, इसके रिलेटेड जजमेंट कौन कौन से हैं, तो भाई ओल्गा तेलिस केस है, पेमेंट ड्वेलर केस जिसको बोलते हैं, जहां पे हम रिकॉग्नाइज किए थे भाई राइट टू लाइफ का पार्ट है राइट टू लाइवलीहुड। ओके, और इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ओके, फिर है एमजे सिवान वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे भी हम बोले थे कि राइट टू लाइफ का पार्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि भाई लाइवलीहुड के बिना कोई की लाइफ कैसे सस्टेन कर सकती है। ओके, ये न्यूज में क्यों था, तो भाई रिसेंटली रणवीर अलाहाबादिया का जो केस चल रहा है, वहां पे बोला था कि रणवीर अलाहाबादिया जो अपनी वो पॉडकास्ट करना चाहते हैं या फिर जो भी अपना वो शो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि इट इज ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर हिम, एंड लाइवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, इसलिए कर सकते हैं। ओके, फिर है स्कीम फॉर कोऑपरेटिव शुगर मिल। ओके, शुगर मिल्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि शुगर केन जो बनता है, ठीक है, उसका जो भी कचरा वचरा होता है उसका यूज करते हुए हम बनाते हैं इथेनॉल, इसीलिए शुगर मिल्स की बात कर रही है। यहाँ पे हम स्कीम्स लेके आए हैं, मॉडिफाइड इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसके अंदर क्या है कि कोई भी पर्सन अगर लोन लेता है तो उस लोन के अंदर गवर्नमेंट 6% जितना इंटरेस्ट सबवेशन दे देगी, या फिर 50% ऑफ रेट इंटरेस्ट सबवेशन देगी। मतलब कि भाई समझ लीजिए मैंने 100 रुपए की लोन ली थी, 10% पे ली थी, तो उसमें से 6% जो होगा ना मुझे सबवेंशन मिल जाएगा, मतलब सब्सिडी मिल जाएगा। ठीक है, सबवेंशन को सब्सिडी रखिए, सब्सिडी मिल जाएगा। और समझ लीजिए कि ये 10% पे नहीं, मेरी जो लोन थी वो थी ही समझ लीजिए 4% पे, तो क्या मुझे 6% मिल सकता है? डेफिनेटली नॉट, राइट। तो मुझे 50% मिलेगा, 2%। ओके, चलिए, तो यही स्कीम है। इसमें हम सब बस क्या बातें करते हैं कि भाई जो मल्टी फीड स्टॉक बेस्ड प्लांट होते हैं, जैसे कि मेज, डैमेज फूड ग्रेन्स, उन सबको हम कवर करते हैं। ये सब स्कीम होगा किसके अंदर आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, फिर है ट्रॉपैक्स 2025। ये क्या है, तो भाई बाइनीलियल एक्सरसाइज है, मतलब कि 2 साल में एक बार होती है। ठीक है, 2 ईयर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रुको,
2 ईयर। इसके बीच में होती है तो इंडियन नेवी, आर्मी एंड इंडिया एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड सारे के सारों के बीच में होती है। ओके, ऐसी दूसरी कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो कि इंडिया ही सारी फोर्सेस के बीच में करवाती है, मतलब नेवी आर्मी वो सब जुड़े हुए हों? तो भाई डेजर्ट हंट है। डेजर्ट हंट में जो हमारे मार्कोस कमांडोज हैं, फिर अपना जो एनएसजी है, पैरा पैरा ट्रूपर्स है, उन सब के साथ करवाते हैं। फिर एमफेक्स है और पूर्वी प्रहार है, सेम है, मतलब इंडिया वाले ही कर रहे हैं, बस उतना याद रखिए। एमफेक्स, पूर्वी प्रहार, डेजर्ट हंट और ट्रॉपेक्स, ये सारे के सारे आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। याद कैसे रखना है? ट्रॉपेक्स एमपेक्स याद रखिए और डेजर्ट एंड पूर्वी प्रहार साथ याद रखिए, काफी रहेगा। ओके, फिर है डिजिटल फुटप्रिंट बेस्ड लेंडिंग ऑन एमएसएमई। ये हमने कल ही देखा हुआ है, बजट में 25 में ही बात की गई है कि कोई भी अगर बैंक चाहती है कि एमएसएमई को लोन देना है तो वो एमएस जो क्रेडिट स्कोर होता है वो चेक न करते हुए भी वो दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेटा जो एमएसएमई का होगा ना वो खुद चेक कर लेंगे। उनका भाई वो पहले से कोई पान डिटेल देख लिया, कोई लोन अकाउंट पहले से चालू होगा वो देख लिया, ओटीपी के थ्रू उनका कोई डेटा देख लिया, उसके ईमेल बीमेल चेक कर लिए। देखो इससे प्राइवेसी तो वायलेट होती है, वो हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। तो डिजिटली कोई भी उसका डेटा होगा उसको चेक कर सकते हैं बैंक वाले, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होगी वो कर पाएंगी, और फिर उनको लोन देना है तो दे सकते हैं। बट एक मैं बात बताऊं, मैं थोड़ा सा इसके रिलेटेड स्केप्टिकल्स हूँ। क्यों? इससे क्योंकि ये हो सकता है क्योंकि क्रेडिट स्कोर किसी का वीक है पर बैंक उसको लोन दे दे, बोले कि हाँ यार अभी हो देगा, क्यों? क्योंकि उनका पहचान वाला पर्सन होगा तो दे देता है। पहले तो हम क्रेडिट स्कोर देख के बता सकते हैं ना कि हाँ भाई इसका क्रेडिट स्कोर वीक है, इसको नहीं दे सकते, पर यहाँ पे हम छूट दे रहे हैं कि आप अगर चाहो तो आप अपने तरीके से चेक करो और फिर देना हो तो दे दो। तो जहां पे ऑटोनॉमी आपने दी ना वहां पे कुछ नुकसान हो सकता है। अब स्टिल इसके बारे में इतना कुछ पढ़ने में नहीं आया है, हो सकता है कुछ प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी छूट दे दी तो दिक्कत होगी भाई, थोड़ा सा तो पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है ना भी हो बट पॉसिबिलिटी है। चलिए, फिर यहाँ पे है गोविंद बल्लभ पंत। यूपी के ये फर्स्ट सीएम थे, 1921 में ये एंटर किए थे पॉलिटिक्स के अंदर, और ये लेजिस्लेटिव असेंबली सॉरी इलेक्टेड हुए थे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूपी से, फ्रॉम आगरा एंड अवध, ठीक है। ये रिप्रेजेंट किए थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और एसेट राज को रिलेटेड टू काकोरी केस। जो काकोरी केस हुआ था अपना 1925 में शायद, और 7 अगस्त में, नहीं जी मैंने देख लिया अभी अभी, 1925 तो है पर 7 अगस्त नहीं है, 9 अगस्त है, ठीक है। तो जो काकोरी केस में अरेस्ट हुए थे उनको ये रिप्रेजेंट किए थे, लड़े थे उनके लिए कि भाई ये सही नहीं है, इनको आप सजा, वही नॉर्मल बात है। फिर सॉल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सब ने इन्होंने पार्ट लिया है। उन्होंने अबॉलिश किया है जमींदारी सिस्टम को, फिर पास किया है हिंदू कोड बिल को, और राइट ऑफ डिवोर्स ऑफ वुमन और इनहेरिटेंस को इन्होंने हाँ बोला था कि हाँ भाई होना चाहिए। फिर कंट्रीब्यूशन एज अ होम मिनिस्टर यूनियन लेवल पे बात कर रहे हैं भाई, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड लिंग्विस्टिक लाइंस इन्होंने हाँ बोली थी, मतलब उनके सपोर्ट किया था। फिर इस्टेब्लिश किया था हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फ्यू स्टेट्स, इसके इनको लिए भारत रत्न भी मिला हुआ है ये सब कामों के लिए। ओके चलिए, फिर है मिसाइल गांडेव। गांडेव क्या होता है? जो जहां से हम जो बाण छोड़ते हैं ना, मतलब जो तीर होते हैं, तीर छोड़ने वाला जो ये अच्छा हथियार होता है इस टाइप का, जो एक सेकंड, हाँ इस टाइप का जो हथियार होता है, यहाँ से हम तीर छोड़ते हैं, ये जो है ना इसको गांडेव बोलते हैं। ओके, इट इज एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी गांडेव। ऑलरेडी इसका पुराना नाम क्या है तो दूसरा नाम क्या है? अस्त्र मार्क 3, जिसको अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 भी बोलते हैं। ये सॉलिड फ्यूल के ऊपर काम करती है और रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम है इसकी। 3 होते हैं, एक होता है स्क्रैमजेट, एक जो होता है रैमजेट, और एक होता है डुअल रैमजेट। ठीक है चलो हटा वो। स्पीड इसकी क्या है तो वही 4.5 मैक की स्पीड है। एक देखो यार, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 1 मैक मतलब की स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। और 1 मैक की अगर किसी की स्पीड है ना तो उसको हम बोलते हैं सोनिक स्पीड, ठीक है। उससे फिर कम है तो हम बोलेंगे सब सोनिक, सोनिक का पार्ट सब सोनिक। फिर भाई उससे ज्यादा है मतलब 3 मैक तक की है तो उसको हम 3 या 5 मैक तक की है तो उसको हम बोलेंगे भाई सुपरसोनिक। और भाई उससे भी ज्यादा है तो हम बोलेंगे हाइपरसोनिक, ठीक है। ग्रेट है। चलिए इन शॉर्ट ये डिफेंस सिस्टम है, कोई हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ेगा तो हमारे ये डिफेंस सिस्टम हवा में ही उस मिसाइल को तोड़ देगा। ओके, फिर है भाई ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन। यूनाइटेड नेशन के बाद ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 57 कंट्रीज ने साइन किया हुआ। ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है, ठीक है। ट्रीटीज एग्रीमेंट्स वो तो बहुत कुछ हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बस एक साथ सब कंट्रीज को जोड़ रही है, उसकी बात है। ये भाई किसका ग्रुप है?
तो कलेक्टिव मुस्लिम वॉइस के लिए मुस्लिम वर्ल्ड का जो भी कंट्रीज है उन सब का मिला के इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, क्योंकि नाम से ही पता चलता है ना, इस्लामिक कॉपरेशन। तो जो भी इस्लामिक कंट्रीज है उन सब का ये ग्रुप है। 57 कंट्रीज है इसके अंदर और 4 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, ठीक है। 1969 में बना था, जेदा में इसका हेडक्वार्टर है, जेदा सऊदी अरेबिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड और इंटरनेशनल पीस और हार्मोनी की तरफ जाना। ये क्यों आया था, तो भाई ट्रंप ने रिसेंटली ऐसा बोल दिया था कि भाई ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जो गाजा है उसको पूरे तरीके से सीज कर दें और वहां पे जो लोग रह रहे हैं उसको डिस्प्लेस कर दें। ऐसी सब बातें हैं नॉर्मली। तो इसी के अल्टरनेट में उन्होंने एक प्लान दिया है, प्रपोजल दिया है, उसके लिए न्यूज में था। ओके, फिर लास्ट है हमारा पोषण अभियान। पोषण अभियान किसके रिलेटेड काम करता है, तो जो भी पर्सन जो भी चिल्ड्रन होते हैं उनको पोषण प्रोवाइड करना, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए काम करता है। इसका फुल फॉर्म ही क्या है, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की बात करता है। तो भाई चिल्ड्रन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, साथ ही साथ कोई लैक्टेटिंग मदर्स है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना और प्रेग्नेंट वुमन है उसको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। इसमें चिल्ड्रन हम किनको देखते हैं, तो 0 से 6 ईयर्स के हैं उनको ही हम चिल्ड्रन में देखेंगे। ओके, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि सेंटर में और स्टेट में इसका पैसा डिवाइड होता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करती है, ठीक है। फंडिंग पैटर्न क्या है इसकी, तो देखो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर जो है उसमें 60-40% जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 90-10 जाएगा और यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर जो है उसमें 100% फंडिंग यूनियन देगा। ओके, अब ये जो मिशन पोषण 2.0 है उसके अंदर हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी लाए हुए हैं और पोषण अभियान जो है उन दोनों को हमने जोड़ दिया है अंडर वन अम्ब्रेला, मतलब इसके अंदर ही अब ये पोषण अभियान भी आ जाता है और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी आ जाता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया।